वंदे मातरम, सुप्रभात। आज हम फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दयानंद ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे फिजिक्स के बारे में जानेंगे। फिजिक्स क्या है इसके बारे में इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। माई सेल्फ मुकेश तुंगारिया। आज हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में, यानी फिजिक्स ब्रांच डेवलप कहाँ से हुई, कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ और उसके और किन किन ब्रांचों के अंदर वो उसका अलग अलग भागों के अंदर वर्गीकरण हुआ। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ से आया? तो फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स क्या है? एक विज्ञान है। दैट मीन्स विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, यानी जो अपन नेचर के बारे में जो अपन लगातार स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, जांचें कर रहे हैं, तो वो क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोगों से पुष्ट, और उसको अपन प्रयोग के द्वारा जस्टिफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज साइंस। क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोगों से पुष्ट, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? विज्ञान होगा। साइंस से मीनिंग प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों से पुष्ट और वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस, और साइंस वर्ड जो हैं वो एक ग्रीक वर्ड सिंटिया से डेवलप हुआ है। सिंटिया का जनरल मीनिंग होता है, जनरल मीनिंग सामान्य अर्थ, टू नो, अर्थात किसी के बारे में जानना एक विज्ञान होगा। आपका नाम क्या है? तो मेरे लिए क्या हुआ? एक खोजबीन। मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, तो मैंने आपसे पूछा। दैट मीन्स मैंने क्या किया? आपके नाम के बारे में पता किया। तो वो पता करना क्या है? एक विज्ञान के अंदर आएगा। विज्ञान क्या है? वहीं से विज्ञान की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो साइंस वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड सिंटिया से डेवलप हुआ है। सिंटिया का जनरल मीनिंग होता है टू नो, यानी किसी के बारे में जानना। अब विज्ञान आगे चल के अलग अलग ब्रांचों के अंदर डिवाइड होता है। जनरली आप सभी को पता है साइंस आपकी 3 ब्रांचों के अंदर डिवाइड होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसी के बाद में उनका अलग अलग भागों के अंदर और वर्गीकरण होता चला जाता है। तो मेनली जो होगा आपके भौतिकी, रसायन विज्ञान और तीसरा आपके जीव विज्ञान या एनाटॉमी, जूलॉजी, बॉटनी, वो सारे इसी के अंदर एक पार्ट हो जाएंगे। यहाँ से भौतिकी, इस भौतिकी अपना जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, ये भौतिकी यानी इसके बारे में स्टडी करना, वो आज अपन जानेंगे कि ये और आगे कितनी ब्रांचों के अंदर डिवाइड हुआ है। तो जनरली फिजिक्स को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। 2 भागों के अंदर इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स और जो मॉडर्न क्लासिकल मैकेनिक्स, या मॉडर्न, अपन क्लासिकल मैकेनिक्स को मॉडर्न क्लासिकल नहीं कहके क्वांटम कहते हैं, तो वो 2 ब्रांचों के अंदर डिवाइड हुआ है। एक तो जो 19th सेंचुरी के पहले की जो ब्रांचें हैं उन सबको क्लासिकल नेम दे दिया, और आफ्टर 19 इवन आइंस्टीन के जो मॉडल या आइंस्टीन के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हैं, ठीक है, वो आइंस्टीन ने दिया है, तो वो सेमी क्लासिकल के अंदर आएगा। दैट मीन्स वो एडवांस क्लासिकल, बट उसको क्वांटम में ऐड किया है। तो क्वांटम और क्लासिकल के बारे में फर्स्ट अपन इनको 2 ब्रांचों के डिवाइड करते हैं, क्लासिकल या हिंदी में कहें तो चिर समेत भौतिकी, और दूसरी क्वांटम। इनका मीनिंग का मतलब क्या है? चिर समेत, दैट मीन्स क्लासिकल। क्यों कहा है इनको क्लासिकल? क्लासिकल यानी कोई भी एक एटम है, जस्ट लाइक मैंने कह दिया कि ये कोई एटम है, इसके बारे में इस एटम के अंदर क्या क्या है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन,
या इसकी इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, इसके आउटर या जो ऑर्बिटल सरफेस होंगी वहाँ पे क्या करेंगे, गति करेंगे। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, ये एक एटम है, ये एक कौन सी ब्रांच ने डिस्क्राइब किया, क्लासिकल ने। बट उस एटम के अंदर क्या है वो नहीं पता, वो कौन सी ब्रांच डिफाइन करती है, क्वांटम। दैट मीन्स उनको ब्रांच जो फिजिक्स है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर एक मीटर स्केल के ऊपर वर्क करती है। दैट मीन्स अपन कहेंगे लेंथ या कोई भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर हो गया। तो अगर अपन स्टडी यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसको 10⁹ मीटर या उससे अधिक के पैमाने के ऊपर अपन अध्ययन करते हैं तो वो क्या होगी, क्लासिकल। अदरवाइज अगर इससे नीचे हैं 10⁹ या बिलो 10⁹ तो अपन या सॉरी इससे ज़्यादा हैं, इससे अगर ज़्यादा हैं तो वो क्या होगी, क्वांटम फिजिक्स होगी। और इससे अगर वो कम होगी, लेस देन और इक्वल टू, तो वो क्लासिकल होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू या उससे 10⁹ एक्चुअल में 10⁹ क्या होता है, जनरल अपन पैरामीटर के अंदर देखेंगे तो ये होता है नैनो रेंज, यानी 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ओके तो यहाँ से क्लासिकल और ये क्वांटम, आगे चल के ये क्लासिकल और क्वांटम जो ब्रांचें हैं वो भी क्या होगी, अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो क्लासिकल जो फिजिक्स होगी, क्लासिकल फिजिक्स वो डिवाइड होती है स्थिर वैद्युतिकी। पहली ब्रांच है स्थिर वैद्युतिकी। क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी, यदि इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट मीन्स इलेक्ट्रिक है उसके अंदर प्लस स्टैटिक्स, यानी वो कोई भी चार्ज अगर अब होगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अगर रेस्ट सिचुएशन पे, जस्ट लाइक ये मैंने कह दिया कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये अभी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इसी पोजीशन पे है, इसके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बट फिर भी ये अगर अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है या उसका एक किस नेचर के अंदर ये विद्यमान है, उसके कौन से नेचर के अंदर ये रहता है, तो उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन वो कौन सी ब्रांच देगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देगी, स्थिर वैद्युतिकी। आपके 12th के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये दोनों आपके इसी ब्रांच को कवर्ड करते हैं। सेकंड ब्रांच आती है वैद्युत चुंबकत्व या वैद्युत चुंबकीय। वैद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स, इसके अंदर क्या हुआ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपको पता चल रहा होगा, चुंबकत्व है यहाँ पे। दैट मीन्स क्या किया, इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ में, यानी कोई भी बैटरी, अगर कोई भी सोर्स किसी भी चार्ज के बारे में अपने को स्टडी करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से पावर सप्लाई तो पहले से ही जा रहा था। जस्ट लाइक मैं अगर कहूँ कि ये कोई एक सर्किट बोर्ड है और ये क्या है, ये क्या किसका सिंबल बना हुआ आप सभी को पता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दैट मीन्स ये क्या हुआ, एक कोई बैटरी है, इसके अंदर मैंने की को डाल दिया, यानी बैटरी के अंदर क्या है, करंट प्रवाह होना शुरू हो गई है। तो करंट कहाँ से प्रवाह होती है, करंट हमेशा धन सिरे से प्रवाह होती है, ठीक है। तो यहाँ से धन सिरे की ओर से निकल के ये रेजिस्टेंस है और ये कोई दूसरा, मैंने इसको मेजरमेंट करने के लिए अमीटर का यूज़ किया हुआ है कि कितनी धारा बही, और इसको अपन में जब मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने क्या किया, यानी इसके अंदर कोई भी मैंने एक सैंपल लगा दिया, उस सैंपल का मैंने क्या किया, स्टडी कर लिया, ये कोई सैंपल लगा हुआ है, ठीक है, इस सैंपल का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में ये जानकारी देगा कौन सी ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर इसी ब्रांच के अंदर मैंने एक मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेट लगाने से क्या होगा, करंट की जो स्पीड है, धारा बहने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा हो जाएगी, और करंट क्या होगा, धारा क्या होगी, तीव्र गति से बहेगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, जनरेटर जनरली लगे होते हैं, उनमें क्या होती है, धारा के बहने की दिशा, उनकी जो वेग होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लोहे के, यानी वो जो उच्च धातु के लोहे यानी चुंबकत्व जो होते हैं उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने मैग्नेट लगा दिया तो मैग्नेट लगाने से क्या होगा, करंट और भी जल्दी और भी तीव्र गति से क्या होगी, प्रवाह होगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। उसके बाद में अगली ब्रांच आती है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को अंग्रेजी में कहेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स यानी जिसके बारे में प्रकाश से रिलेटेड फिनोमेना का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश से रिलेटेड फिनोमेना
यानी प्रकाशिकी, जैसे अपन देते हैं सूर्य हैं, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश धरती के ऊपर आता है, ले और प्रकाश क्या होता है, अपने यहाँ पृथ्वी को प्रकाशमान करता है, ठीक है। तो वो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आया है, तो यहाँ तक पहुँचने की घटना, उसके बाद में प्रकाश क्या होगा, सारी जगह तो एक समान होता नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ जगह क्या होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह भी होती है, ठीक है। अर्थात जब ये सूर्य का प्रकाश, जैसे ये सन है आपके, ये कोई सन मैंने बना दिया है यहाँ पे, और जब ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आएगा, तो यहाँ पर अगर ये प्लेन होगा, तो आपको पता है जब कोई भी सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होगी, तो वो क्या होगी, परावर्तित भी होगी। तो यहाँ से एक निश्चित कोण पे क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक समतल, यहाँ पे समतल भूमि या समतल प्लेन अगर मैंने यूज़ किया हो, अगर यही जगह आपको ऐसी कोई ऊबड़ खाबड़ होगी तो और प्रकाश का यहाँ पे आया, तो क्या होगा, एक निश्चित तल के ऊपर जो परावर्तन होना था, निश्चित दिशा में जो होना था, निश्चित कोण से होना था, वो संभव नहीं होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगी, वो अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाएगी। यानी प्रकाश जब एक निश्चित तल पर निश्चित दिशा से आपतित होता है और परावर्तित होता है, तो वो अपन समतल, ये परावर्तित होता है, तो ये घटना कौन सी है, परावर्तन की है, ठीक है। और जब प्रकाश इसी तल को पार करके अंदर चला जाता है, जैसे अगर मैं मान लेता कि ये समतल प्लेन नहीं है, ये क्या है, एक पानी की भरी हुई बाल्टी है, तो क्या होता है, ये इस बाल्टी के अंदर यहाँ कोई कांच की एक सिल्ली रख दी मैंने, या मैंने कांच की सिल्ली, तो क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है ना। और प्रकाश, कांच की सिल्ली, यानी कांच की सिल्ली किससे बनी हुई है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, यानी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सिल्ली के अंदर जाएगा, तो प्रकाश जब इसके अंदर जाएगा, तो अपना जो ओरिजिनल पाथ है, प्रकाश का जो वास्तविक पथ है, वो तो ये था, लेकिन वो सिल्ली के अंदर, आपको पता है सिल्ली के अंदर क्या होता है, बहुत ठोस होती है, तो वो क्या करेगा, अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगा, और प्रकाश की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी यहाँ से इस दिशा में आना चाहिए था, इस दिशा में नहीं आके प्रकाश क्या हुआ, अपने पथ से विचलित हो गया। यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात, यानी वो जब अपवर्तन कब होगा, जब वो इस तल के अंदर जाएगा, अगर बाहर की बाहर चली जाए तो परावर्तन, अंदर चला जाए तो अपवर्तन, तो अपने ओरिजिनल यानी वास्तविक पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई, और विचलित होने के बाद वापस पारगमित, अब यहाँ तक पहुँच गई ये विचलित हो गए, और यहाँ से वापस वो बाहर की ओर आ जाएगी, तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल पथ की ओर आ गई। तो ये घटना कौन सी है, प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा क्या हुआ इसके अंदर कि इसको मैंने अपवर्तन कह दिया, परावर्तन कह दिया, सोचो क्या था। यहाँ बाहर देखो एक माध्यम का फर्क पड़ता है, कांच की सिल्ली पूरी पैक हुई, ठीक है ना, और यहाँ बाहर क्या है, हवा है, हवा है, इसका मतलब कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। और यहाँ अंदर कौन सा, ये पूरी कांच की सिल्ली पैक है, ठीक है, पैक है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या हुआ, हवा तो जा नहीं सकती, तो इसको अपन कहेंगे विरल माध्यम, ठीक है। तो यहाँ विरल माध्यम, फिर वापस देखो ये ऐसी इसी दिशा में क्यों आई, ये दूसरी दिशा में ऐसे क्यों नहीं गई, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक निश्चित कोण से ये क्या होती है, परावर्तित होती है, और यहाँ आप देखोगे तो इसके अंदर अपन अभिलंब खींचते हैं, यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर एक अभिलंब, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ जो ये कोण बनेगा, ये इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर परावर्तन का केस के बारे में अपन स्टडी करें, तो परावर्तन के अंदर ये एंगल इस बिंदु के ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, दैट मीन्स आई, और यहाँ से परावर्तित हो रही है, इसका मतलब आर, तो एंगल ऑफ आई इज जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये किसके अंदर, परावर्तन के अंदर। अपवर्तन में भी होगा, अपवर्तन में क्या होगा, जब ये इस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल इसके एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। फिर वापस यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये परावर्तित होगी, तो ये वाला जो कोण है अंदर वाला, वो क्या होगा, इसके वापस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी आई इक्वल्स टू आर आएगा अपवर्तन की घटना के अंदर, ठीक है। तो यानी प्रकाशिकी से रिलेटेड और भी हैं, बहुत सारे फिनोमिना हैं, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, और उसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन सबकी अलग अलग ब्रांचेस, आपको पता है मैंने पहले ही बताया था, क्या, 10⁹ यानी जब ये पर्टिकुलर एक रेंज से, यहाँ आप ये 10⁹ या -9 है, तो यानी एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर की ओर अपन स्टडी करें, यानी इससे बड़ा, तो यानी इससे बड़ा होगा तो क्या होगा, वो क्लासिकल। तो
तो ये जो नॉर्मल घटना है ये तो क्या हुई, ऑप्टिक्स ने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। लेकिन और जो डीपली ब्रांच होगी, और डीपली दैट मीन्स ध्रुवण या पोलराइजेशन जो मैंने कहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग, व्यतिकरण, ध्रुवण, परावर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन तो एक्सप्लेन कर दिया, प्रकीर्णन नहीं आता, ठीक है ना। तो वो क्या होता है उसके बारे में अपने को जानकारी कौन देता है, वो क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम भौतिकी देता है। ये एक प्रकाशिकी, यह ब्रांच इसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो और भी डीपली हो गए, वहाँ हम पार्टिकल हैं, मैंने कह दिया कि ये एक पार्टिकल हैं, अब ये पार्टिकल क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन ये पार्टिकल बना किससे हैं वो मुझे नहीं पता, वो कौन बताएगा, वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स बताएगी कि ये है, इसके बारे में इतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने इतना ही पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होता है, एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट कौन देता है, क्वांटम मैकेनिक्स देता है, ठीक है। स्पेस, यहाँ से एरोप्लेन जो है अपने एयर के अंदर यानी आकाश के अंदर, स्पेस के अर्थ की जो सैटेलाइट है वहाँ स्थापित हो रहे हैं, मंगलयान हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन देता है, क्वांटम मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन करता है। तो क्लासिकल की जनरल ब्रांच की अपनी स्टडी की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, उसके बाद और भी ब्रांच आती है, ये तो अपने नॉर्मल से रिलेटेड अपन स्टडी किया है। अगला आता है हीटिंग से रिलेटेड, तो उष्मा से रिलेटेड कौन सी आती है, उष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में अपन उष्मा के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उष्मा गतिकी कहलाती हैं, ठीक है। यानी वह शाखा जिसके बारे में अपन उष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हीट के बारे में। हीट क्या होती है, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा एक प्रकाश का क्या है या ऊर्जा का क्या है, एक रूप है, ठीक है। उष्मा क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। कोई भी पानी आपने बाल्टी भर के पानी क्या रख दिया, धूप में रख दिया, कैसे वो धूप के कारण क्या हो गया, गर्म हो गया, यानी उसने क्या किया, उष्मा को ग्रहण कर लिया। रेत होती है, धूल, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसने उष्मा को ग्रहण किया है, ठीक है। पानी की बोतल फ्रिज में रख दो, ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसने उष्मा को ग्रहण किया है। फ्रिज का टेम्परेचर, पानी कौन से टेम्परेचर पे जमता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका टेम्परेचर होगा तो वो पानी क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा। और अगर बर्फ़ है वो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर मैं बॉईल कर दूँ, गर्म कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या होगा, उबलने लगेगा। पिघलना तो वो केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही शुरू कर देता है पिघलना, लेकिन उबलना एकदम अच्छे से पूरा बॉयल कौन से टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड केल्विन के बारे में आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट होता है। ये क्या होता है, इस सब को एक फिजिक्स की ब्रांच है वो उष्मा गतिकी एक्सप्लेन करती है। यानी उष्मा गतिकी की मूल रूप से पैरामीटर कौन से होते हैं, टोटल अपन बात करेंगे 6 पैरामीटर। कौन कौन से, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर मीन्स दाब, वॉल्यूम आयतन, टेम्परेचर यानी ताप, पीवीटी। उसके बाद में अपन बात करेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, निकाय में अव्यवस्था का माप होता है। अव्यवस्था से मतलब डिसकंटिन्यूटी, यानी कोई भी अगर एक चैम्बर है, ये कोई चैम्बर है, अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 3 पार्टिकल बैठे हुए हैं। 3 पार्टिकल क्या हैं, एक सिस्टमेटिक, एक सीक्वेंस के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये पार्टिकल यहाँ से उठ के इस कॉर्नर में आके बैठ गया, क्या हुआ, सीक्वेंस टूट गई ना, यानी ये क्या हुई, अव्यवस्था हुई। तो निकाय में अव्यवस्था को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी, यानी वो क्या होगा, एंट्रोपी हो जाएगा। एंट्रोपी यानी निकाय में अव्यवस्था। उसके बाद में एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी भी ऊर्जा का रूप होता है। फिर आता है घनत्व। घनत्व का मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कोई भी वस्तु होगी उसका निश्चित एक द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान के बाद में क्या होगा, अगर उसको मैंने जैसे कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मैंने लिया है तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। अगर वो 2 डायमेंशनल है दैट मीन्स उसका क्या होगा, 2D के अंदर है तो एरिया होगा, उसका वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम किसका होता है, जिसके अंदर 3 पैरामीटर यानी 3 डायमेंशनल के बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल से मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मैंने बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा क्यूब मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो ये क्या हो गया, 3D के शेप के अंदर हो गया। इसका क्या होगा, ब्रेथ भी होगा, लेंथ भी होगा, हाइट भी होगा। तो L, B और H जब ये तीनों आ जाएंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, वॉल्यूम। तो दैट मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी मीनिंग क्या हो गया, रो। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इसका कितना मास है, इसका मास मैंने कह दिया 5 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम हुआ इसका 30 क्या मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि मैंने लेंथ जो लिया है वो मीटर में लिया है, और यहाँ क्यूब आने का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था L, B और H, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो यहाँ कितना हुआ मीटर क्यूब हुआ। तो ये कितना हो गया 5 ग्राम पर, तो यहाँ पे 5/30, 5/30 का मीनिंग क्या हो गया 5/30, दैट मीन्स 1/6, और ऊपर ग्राम किस में होता है, द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में होता है, तो यहाँ किलोग्राम, और नीचे क्या है वॉल्यूम, दैट मीन्स मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट होता है। तो ये जो 6 पैरामीटर होते हैं कौन कौन से, ताप, दाब, आयतन, घनत्व, ऊर्जा घनत्व, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी और घनत्व। तो ये क्या हो गए ऊष्मागतिकी यानी चिर समृद्ध भौतिकी के यहाँ पे मैंने ब्रांचों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अगली ब्रांच आती है क्वांटम मैकेनिक्स, क्या होता है, इसके अंदर और भी ब्रांचें हैं, उसको अपन और डीपली स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्टडी लेवल के अकॉर्डिंग ये इतना खूब है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी और इसके बारे में अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट ब्रांच है एटॉमिक एवं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एवं मॉलिक्यूलर फिजिक्स नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, एटॉमिक एवं मॉलिक्यूलर, दैट मीन्स किसी भी एटम के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर अपन को दे रहा है तो क्या होगा एटॉमिक एवं मॉलिक्यूलर फिजिक्स होगा, ठीक है। यानी किसी परमाणु का साइज आपने पढ़ा होगा, डाल्टन का मॉडल, ठीक है ना, रदरफोर्ड का मॉडल, तो वो क्या है एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन उसको रखेंगे कौन सी ब्रांच में, अपन ने तो सारा एक साथ पढ़ रखा है, एक ही बुक है जिसके अंदर सब कुछ डाल रखा है, लेकिन वो कौन सी ब्रांच के अंदर, मैंने एक एक ब्रांच को, यानी कौन सा पार्ट, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा लेसन का कौन सा टॉपिक कौन सी ब्रांच में आता है वो जानना अपने लिए ज़रूरी है। आपको कह दे प्रकाश का परावर्तन कौन सी ब्रांच में, आपने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑप्टिक्स का टॉपिक है, प्रकाश से रिलेटेड अध्ययन इन्फॉर्मेशन अपनी इसके पास है। तो यहाँ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर यानी एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो ब्रांच कौन सी है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अगली ब्रांच आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोप तो देखा होगा, खासकर बायो वाले स्टूडेंट ने तो कंफर्म देखा होगा लैब के अंदर। माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने, ठीक है। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं अपन, कोई भी जो बारीक चीज़ है वो अपने को जनरली ऐसे मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं उसको बड़ा करने के देखने के लिए, वैसे अपन मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर रेंज होता है, तो यहाँ बहुत डीपली स्टडी करना है एक्चुअल में उसका साइज़ क्या है। तो बायोलॉजी के अंदर अपने को किसी की एटम या मॉलिक्यूल के बारे में, यानी कोई भी अपने जैसे फिश वगैरह जो होती है बायो के अंदर, स्टार फिश होता है, ठीक है ना, डॉग फिश होती है, तो वो क्या करती है उनके बारे में स्टडी करना है, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो वैसा ही है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो क्या होता है लाइट से रिलेटेड फिनोमिना का बारे में अपन को इस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी लाइट से रिलेटेड फिनोमिना। लाइट से रिलेटेड मैंने कहा कोई भी बैंड स्पेक्ट्रम दिख रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा, सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है। सोडियम की मैं बात करूँ तो केवल सोडियम क्या होता है, एक धातु है, ठीक है। वो सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोचो, सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। सोडियम यानी ज्वलनशील पदार्थ हैं, सोडियम और पोटेशियम को अगर इनको बाहर खुले के अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा, इनके अंदर आग लग जाएगी, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी ये क्या करती है, स्पेक्ट्रम देती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, स्पेक्ट्रम देती है, यानी स्पेक्ट्रम से अपन किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सोडियम के स्पेक्ट्रम की, ऊपर वाला रफ कर देता हूँ मैं, सोडियम का स्पेक्ट्रम। तो सोडियम के अंदर अगर मैं सोडियम के अंदर बैंड स्पेक्ट्रम होता है। आपने देखा होगा अगर कभी आपने स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज़ किया हो तो इस तरीके से एक बारीक बारीक लाइनें होती हैं, फिर कुछ
टाइम बाद वो इतनी इस टाइप की हो जाती है, फिर अलग अलग पैटर्न दिखता है। तो ये क्या होता है, ये कौन सी ब्रांच एक्सप्लेन करती है, किसके बारे में कौन कितना एक्सप्लेन करता है, वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, वो देता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये पूरी एक कलर की लाइन तो होती नहीं है, यहाँ पे हो सकता है ये फर्स्ट जो है बहुत ज़्यादा रेड कलर का हो, फिर आपके रेड के बारे में ऑरेंज कलर का हो सकता है, किसी भी कलर का। एक्चुअल में ये पैटर्न जो होता है वो यहाँ पे अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग होता है। और जनरली आपको पता है टोटल 7 कलर होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपके रेनबो इंद्रधनुष के अंदर जो रंग होते हैं वो ये होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये अब ये क्या होगा, एक रेंज हो गया। रेड कलर सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, लाल रंग बहुत सुगराई होता है, ठीक है ना। पंडितों का टीका और महिलाओं की बिंदी रेड कलर की होती है, क्यों, क्योंकि वो रेड कलर क्या होता है, बहुत सुगराई होता है। आकाश अपन को नीला दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है, नीला मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी क्या हुआ, प्रकाश, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी तक आएगी तो यहाँ तक आने पे क्या होगा, वो अपनी किरणों के बाद में वापस परावर्तन भी तो होगा, तो यहाँ से वापस जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी तो यहाँ इंडिगो आप देखो ये यहाँ पे एक्चुअल में दिखना कैसा चाहिए था, वॉयलेट कलर का। क्यों, क्योंकि दूरी है जो बहुत ज़्यादा है, यहाँ जो दूरी है वो क्या हो गई, डिस्टेंस बहुत कम हो गई। तो डिस्टेंस यहाँ इसकी रेड कलर की डिस्टेंस में क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ, तो ये आपको ये वॉयलेट कलर क्या करेगा, ओवरलैप करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट मीन्स इसके बाद में अपने को क्या देता है, इंडिगो, यानी आसमानी, जो अपन नीला कलर कहते हैं, वो अपने इंडिगो इस कलर के कारण दिखता है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देता है, ये भी अपने को ऑप्टिक्स भी दे सकता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपी देता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वांटम ब्रांच है, थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा आपको कि क्या होता है। अगर किसी के बारे में स्टडी करना है तो सुन के पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बारे में स्टडी करना होगा। हो सकता है आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। अगली ब्रांच आती है लेज़र। लेज़र, केवल एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, लेज़र। क्या होता है लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लेज़र के बारे में आपने इतना ही पढ़ा है। तो लेज़र भी क्या होता है, ये लेज़र लाइट जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक, बहुत ज़्यादा दूरी तक किसी भी चीज़ के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो क्या होता है, वो कैसे बनती है, वो उसके बारे में क्या होता है, ऐसी क्या लाइट, कौन सी लाइट यूज़ कर ली अपन ने, कौन से पार्टिकल्स यूज कर लिए, तो वो होती है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ब्रांच। यानी यहाँ से अपन हाई लेवल के, यानी जिनका डेंसिटी, मास, वॉल्यूम वो क्या होता है, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनको अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ से लेज़र लाइट जनरली अपन यूज़ करते हैं। जैसे लेज़र लाइट के अंदर क्या होता है, एक लाइट एलईडी होता है और उसके पीछे क्या होता है, एक चिप वगैरह होती है। वो चिप किसकी होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर की बननी होती है। हाँ, क्लासिकल के अंदर एक ब्रांच और लिख देना, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी बता दूंगा मैं क्या होती है। तो यहाँ सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने कहा कि यहाँ लेज़र के अंदर चिप होती है। चिप क्या होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर दैट मीन्स वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट सेमीकंडक्टर ब्रांच होगी। तो यहाँ उस चिप लगी होती है, तो वो उनका क्वालिटी क्या है, वो क्या होते हैं, बहुत अधिक उनका कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, जल्दी से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो वो अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वांटम के बाद में आती है नैनो फिजिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी तो देखी होगी आपने, कभी पढ़ा नैनो फिजिक्स के बारे में। नैनो अभी मैंने बताया था 10⁻⁹ या इससे और डीपली। इससे और डीपली का मतलब क्या हुआ, 10⁻10, -11, 12, 15 उसके बारे में स्टडी करना। तो 10⁻⁹ यानी इस लेवल से अपन जिस भी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं वो क्या है, नैनो फिजिक्स। आप जो अभी जितनी भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सारी फिजिक्स इस लेवल पे नहीं है। तो कौन से लेवल पे है, वो फिजिक्स है माइक्रो लेवल पे, यानी 10⁻⁻6 लेवल तक की फिजिक्स ही आप स्टडी करते हो। यानी इन लेवल पे तो आप पहुँचे ही नहीं हो, ठीक है, केवल इन्फॉर्मेशन है आपके पास। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी, जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, साइंस की डेफिनेशन के बारे में बताया था। क्या होता है, किसी के बारे में और डीपली, यानी एक्सपेरिमेंट से क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो इनमें क्या हुआ कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, जस्टिफाई नहीं हुए अभी तक।
तो जब ये जस्टिफाई नहीं हुए तो उसके बारे में अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ 10⁻⁻⁶ यानी अपन क्लासिकल फिजिक्स को ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के बारे में अपन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से नैनो फिजिक्स हो गया। नैनो फिजिक्स के बाद में एक और अपन जैसे बात करना चाहें तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, लेज़र हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, यानी न्यूक्लियस के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देता है। एटम के बारे में तो अपने को इन्फॉर्मेशन हो गई एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, ठीक है। अब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये डायग्राम अभी मैं रफ कर देता हूँ, अपने को यूज़ करनी है अभी। तो ये कोई मैंने बता दिया, तो यहाँ पे ये कोई एटम हो गया, ठीक है, परमाणु, और इसके अंदर ये क्या हुआ, जहाँ पे धनावेशित आवेश होता है, यानी यहाँ पे जो एक प्रोटॉन और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, इनकी वर्ताकार कक्षाओं के अंदर गति करेगा। वर्ताकार कक्षाओं में गति करने का मतलब क्या हुआ, वर्ताकार कक्षाओं में गति करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार, तो ये वर्ताकार कक्षाओं में गति करना कौन बताता है, बोर मॉडल बताता है। तो अपने को तो स्टडी करना है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन एटॉमिक ब्रांच देता है, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, न्यूक्लियस दैट मीन्स ये। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर अपने दो पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब अनावेशित, अनावेशित कहते हैं अपन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो ये प्रोटॉन नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस ब्रांच, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी न्यूक्लियस के बारे में, यानी कोई भी एटम होगा, पीरियोडिक टेबल आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, टोटल 127 एलिमेंट्स क्या हुए हैं अभी तक डिस्क्राइब हो चुके हैं मोजले ने, और जो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने इस टाइप से एक स्टडी किया है। तो ये फर्स्ट सेकंड और उसके बाद में ऐसे टोटल ब्लॉक होते हैं, फिर यहाँ से फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या हुआ, एक पीरियोडिक टेबल, यानी कितने ब्लॉक होते हैं, 7 आवृत और 18 समूह के अंदर वो क्या हुई पीरियोडिक टेबल बटी हुई है। तो वहाँ पे क्या होता है, इन सारे एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। और प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स का और इम्पोर्टेंट रोल क्या है, अभी जो न्यूक्लियर बम बने, कौन सी ब्रांच की स्टडी, कौन सी ब्रांच के बलबूते पे बने हैं, इस न्यूक्लियर फिजिक्स के ब्रांच पे, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियर फिजिक्स यानी इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो न्यूक्लियर बम बनाना पॉसिबल नहीं होता। न्यूक्लियर बम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा, एक तो धनावेशित कण होगा और दूसरा न्यूट्रल होगा, लेकिन वो क्या कैसे वर्क करेगा, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट अभी अपने यूज़ का नहीं है, 92 यूरेनियम 235, ये क्या है। अब जनरली आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियर बम बनते हैं वो न्यूक्लियर यानी यूरेनियम से बनते हैं। तो यूरेनियम के अंदर यानी 92 यूरेनियम 235 के अंदर अगर मैं नाभिक के विखंडन करवाता हूँ, विखंडन का मतलब होता है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होना, और संघनन का मतलब होता है 2 छोटे छोटे पार्टिकल आपस में संयोजित होकर एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 92 यूरेनियम 235 हैं, वो क्या होगा, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। तो पहले तो अगर वो क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से 92 यूरेनियम 236 बनेगा, और उसके बाद में वो 2 पार्टिकल बनाएगा, एक बेरियम बनाएगा और दूसरा क्रिप्टॉन बनाएगा, ये 56 पे आएगा और ये 36 पे आएगा, ठीक है। तो ये अपने 2 सब पार्टिकल्स बना देता है कि इनका मास क्या होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन। तो यहाँ 2 छोटे पार्टिकल तो जनरली अपन यूज़ करते हैं, जैसे बॉम्ब अगर वो ब्लास्ट हुआ है तो दैट मीन्स वो कौन से पार्टिकल, 2 पार्टिकल बने, बेरियम और क्रिप्टॉन, प्लस उसके पास में बहुत हाई एनर्जी, जितना नुकसान ये पार्टिकल्स नहीं करते उतना कौन करता है, ये हाई एनर्जी। यानी न्यूक्लियर बम अगर ब्लास्ट होगा दैट मीन्स वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगा, एक एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये जो हाई एनर्जी वो वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी और तहस नहस कर देगी, ठीक है। इसीलिए ये बम बहुत डेंजर होते हैं और दिखने में बहुत छोटी साइज़ के। क्यों छोटी साइज़ का मतलब ही क्या है, क्वांटम। अगर बड़ा ही बनाना होता तो बड़े ही बना देते हैं। सुपर कंप्यूटर आपने देखा होगा, टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ मैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स,
स्टार्टिंग के अंदर सुपर कंप्यूटर जब आए थे तो वो एक कमरे के आकार के थे, ठीक है। और आज देखो बहुत छोटे छोटे, एक सेल फोन, एक टैबलेट, लैपटॉप, बहुत छोटे छोटे पॉम टॉप, तो वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या किया, स्टडी किया अपन ने और डीपली स्टडी किया। छोटे आकार के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ इकट्ठा करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इजीली अपने को प्रोवाइड करवाना, वो क्या होता है, टेक्निकल फील्ड का काम, यानी टेक्नोलॉजी उसको अपन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फिनोमेना को अपन इलेक्ट्रॉनिक्स अपन कहेंगे, ठीक है। जनरली आपको पता है कि लाइट हो गया, लाइट से रिलेटेड वायरिंग सा हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, कंडेंसर हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो सारे पैरामीटर हो गए, ठीक है। यहाँ ये विखंडन हो गया, लेज़र न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ ब्रांच कंप्लीट हो गए। तो लगभग ये एक बहुत बड़ा मोटे मोटे तौर पे जो डिस्क्रिप्शन था, मैंने कहा कि फिजिक्स यानी इंट्रोडक्शन फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। अब आप कहोगे फिजिक्स पूरा अच्छे से, एक बात और रह गई है कि फिजिक्स जो वर्ड है, फिजिक्स वर्ड कहाँ से डेवलप हुआ है इसको भी जान लो। इतना सब कुछ आपने इंट्रोडक्शन के बारे में लिया है, तो फिजिक्स वर्ड जो डेवलप हुआ है वो हुआ है फ्यूसिस, एक वर्ड है, फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है और उससे डेवलप हुआ और उसका मीनिंग क्या होता है, नेचर। और यहीं से अपन नेचुरल फिनोमेना यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना भौतिकी है, ठीक है। ये फिजिक्स का जनरल मीनिंग हो गया। और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।